हेलो बच्चों, मैं अरविंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो हमारी पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, उसके एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में बात की थी, जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है विभिन्न प्रकार की संख्याओं से संबंधित, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इस पर देख सकते हैं। तो जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है वो सारी इन विभिन्न प्रकार की संख्याओं पर ही आधारित है। अगर ये आपने वीडियो देख ली है तो प्रश्नावली 1.1 आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1, जो हमारी संख्या पद्धति की पहली प्रश्नावली है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है, पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखो, सबसे पहले परिमेय संख्या होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमको पता है जो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो होती है जहाँ पे अपने किसी भी संख्या को p बटा q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p व q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0। तो इसने इस क्वेश्चन में यही पूछा हमसे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे इसने हमारे को परिमेय संख्या की परिभाषा बताई है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखो, शून्य है, ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो, हम इसको शून्य को p बटा q रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखो, जो 0 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 बटा 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 बटा 1 0 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमारे p है वो क्या हो गया, 0। जो ये अंश होता है इसको क्या कहते हैं, p, है ना। और जो हमारा q है वो क्या हो गया, 1, जो हमारा हर है, ठीक है। और ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कि 0 को मैं p बटा q रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं 0 को 0 बटा 2 भी लिख सकता हूँ, ये भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर 0 में 2 का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा ना मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह मैं जो 0 है उसको p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पे जो p है वो तो हमारा 0 होगा और q है वो कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा। तो इस तरह जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसको p बटा q रूप में लिख सकता हूँ। जो हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है उसको ये फॉलो कर रहा है, उसके आधार पर ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली 1.1 का, वो क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारे को क्या करना है, जो 3 व 4 है इसके बीच में हमारे को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे को कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो हमारे को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 6। तो आप क्या करो, देखो सबसे पहले 6 में सबसे पहले एक जोड़ो, क्या आया, 7, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 7। अब देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि किसी के बटे में अगर 1 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह जो हमारा 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी तरह 4 को 4/1 लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। अब देखो,
जो ये हमारा 7 है, जितनी हमारे को संख्या ज्ञात करनी थी उसमें एक जोड़ के हमारे पास जो 7 आया है उसको इन संख्या के अंश में और इस संख्या के हर में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को हम सेम संख्या से गुणा व भाग करते हैं तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या है, इसको अंश में 7 से गुणा कर दिया और हर से भी 7 से गुणा कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको 7 से गुणा कर दिया और हर को भी 7 से गुणा कर दिया। गुणा करने पे क्या आया, 7 तिया 21 बटा 7, 7 एकम 7। इसी तरह 4 को 7 से गुणा किया तो क्या आया, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हुई, एक तो ये 21 बटा 7 और एक 28 बटा 7। क्या प्राप्त हुई, 21 बटा 7 और दूसरी हुई 28 बटा 7। अब देखो 7 या 21 ये 3 ही आ रहा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 चौक 28 यहाँ पे 4 ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ 21 से। 21 के बाद क्या आता है, 22, तो 22 बटा 7। उसके बाद 22 के बाद क्या आता है, 23, तो 23 बटा 7। उसके बाद क्या आता है, 24, तो 24 बटा 7। उसके बाद क्या आता है, 25, तो 25 बटा 7। 25 के बाद आता है 26, 26 बटा 7। और उसके बाद आता है 27, तो 27 बटा 7। तो ये जो संख्या है इसके बीच की, 21 से हम 22 से स्टार्ट हुए और 27 तक, तो ये सारी संख्या हैं, इनके बीच में ये 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो संख्या आपको दी है उसको अपने ने परिमेय संख्या के रूप में लग दिया, मतलब कि अंश में हर के रूप में। यहाँ पे हर पे कुछ नहीं था तो हमने इसके बटे में क्या लगा दिया, 1। ठीक है, उसके बाद हमारे को कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, टोटल 6। अब 6 ज्ञात करनी है तो हमने 6 में क्या किया, 1 जोड़ दिया, तो 6 और 1 7। अब हमने क्या किया, ये जो 7 था इसका हमने अंश में भी गुणा किया और हर में भी गुणा किया, तो 7 तिया 21, 7 एकम 7। इसी तरह यहाँ पे 7 का गुणा किया, 7 चौक 28, 7 एकम 7। तो हमारे पास दो संख्या क्या प्राप्त हुई, 21 बटा 7 और 28 बटा 7। उसके बाद क्या है, 21 से स्टार्ट हो जाओ। 21 के बाद क्या आता है, 22, तो 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7। तो ये जो 6 संख्याएं हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये 6 संख्या हैं, वो 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि भी आपके क्या इसमें दिक्कत है, कहाँ पे आपका इसमें डाउट है। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, देखो वो भी इसी तरह ही है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसी की तरह ही है। वहां पे हमको 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछी थी, यहाँ पे हमारे को क्या पूछा है, 3 बटा 5 व 4 बटा के 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब कि n हमारा क्या है, 5। तो सिंपली हमने क्या कहा था, जितनी हमारे को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़, तो 5 + 1 = 6। ठीक है, अब जो हमको संख्याएं दी हैं, क्या, जिनके बीच में हमारे को संख्या ज्ञात करनी है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5। इसके अंश में भी हम कितना गुणा करेंगे, 6, क्योंकि ये हमारा 6 है ना यहाँ पे, और इसी के साथ ही जो 5 है उसमें भी हमने क्या किया, 6 गुणा किया, तो क्या हो गया, 6 तिया 18 और 5 30। इसी तरह 4 में हमने गुणा किया 6 का अंश में, और यहाँ पे भी हर में भी 6 का गुणा किया, तो 6 चौक 24 और 5 30। तो हमारे पास दो संख्या क्या आ गई, 18 बटा 30 और 24 बटा 30। उसके बाद क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर हमारे को स्टार्ट करना है। 18 के बाद क्या आता है, 29, तो 18 के बाद सॉरी आता है 19, तो 18 के बाद 19, तो 19 बटा 30। उसके बाद 20 बटा 30, उसके बाद 21 बटा 30, उसके बाद 22 बटा 30 और उसके बाद 23 बटा 30।
तो ये हमने 5 संख्याएं ज्ञात कर ली, किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो आपको ऐसा भी कभी भी कोई क्वेश्चन मिले तो सिंपली आपको क्या करना है, जितनी आपको संख्याएं दे रखी हैं, जितनी निकालनी है उसमें एक जोड़ दो आप। ठीक है, उसके बाद उसका अंश से व हर से गुणा कर दो। उसके बाद जो अंश में जो संख्या आती है, जैसे मान लो 18 आ गया आपके पास अंश में, तो उसे एक स्टार्ट आ जाओ आगे, 19, 20, 21, 22, 23 और बीच में जो बटे में जो आपका हर है वो सबसे लगा दो। तो ये जो संख्याएं होंगी वो आपको मिल जाएंगी, भले वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितनी भी संख्याएं आप उसमें दो संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो चौथा क्वेश्चन है हमारे को ये बताना है कि नीचे जो कथन लिखे गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, अगर सत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, असत्य हैं तो क्यों असत्य हैं, हमको इसका कारण देना है। ठीक है, तो इसमें आपके ये 3 कथन है, 1, 2, 3 आगे जो है टोटल 3 है। तो हम पहले कथन की बात करते हैं। पहला कथन क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखो जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसमें आपको सभी जितनी भी संख्याएं उनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी परिभाषा पता है तो आप आसानी से इसको क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने हमारी जो वीडियो है विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में, अगर वो भी आपने देख लिया है तो उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक वगैरह क्या होते हैं, तो उससे भी आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो बताओ ये सत्य है या असत्य है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप सोच लो, उसके बाद फिर हम अपने इसका आंसर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो देखो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले देखो कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। हमको पता है, हमने पढ़ा है, जो प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर, वो क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके अनंत तक। ठीक है, और इसी तरह जो हमारी पूर्ण संख्या होती है जिसको हम W से डिनोट करते हैं, क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके अनंत तक। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो वर्ड क्या आ रहा है, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब अगर ये कथन सत्य है तो कब होगा, जब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। अगर हमने एक भी ऐसी प्राकृत संख्या ढूंढ ली जो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये कथन हम इसको असत्य बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और प्राकृत संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके आगे तक। तो देखो हमारी प्राकृत संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो एक हमारी प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। अगर 0 से स्टार्ट होती है तो एक भी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, हमारी 2 क्या है, प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है। हमारी 3 क्या है, प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है। हमारी 4 प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह 5 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या भी है। 6 भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या भी। ऐसे हम अनंत तक जाएंगे तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये जो हमारा कथन है वो क्या है, सत्य है। क्योंकि देखो हमने पूर्ण संख्याएं, इसमें भी प्राकृत संख्या आ रही है, ये देखो 1 से लेके अनंत तक। तो जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। क्योंकि पहले जो संख्या प्राकृत संख्या 1 वो पूर्ण संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, और आगे अनंत तक जाएंगे तो वो सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये जो हमारा कथन है वो क्या है, सत्य है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि हमने पास ऐसी एक भी प्राकृत संख्या नहीं है जो पूर्ण संख्या नहीं हो। जितनी भी हमारे पास प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं।
ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कथन के बारे में कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हमारे को पूर्णांक पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, तो इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। क्या होता है, सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्या, है ना, यही तो होती हैं, और उसमें जीरो भी सम्मिलित होता है, -1, -2, -3। तो ये क्या है, सभी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्ण संख्या हमारे को पता है क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो, 0 एक पूर्णांक है और ये प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, +1 पूर्णांक है और ये पूर्ण संख्या भी है, सॉरी, है ना, 0 एक पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह जो +1 है वो पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह +2, +2 पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह देखो, +3 पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन -1 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं, और -1 क्या है, 0 की दूसरी साइड है। ठीक है, तो -1 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर देखो, हमारी जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसमें -1 नहीं आता। तो ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। इसका कारण क्या होगा, इसका हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो -1 है वो क्या है, पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। आई बात समझ में, कि जो पूर्णांक है उसमें जो -1 है ये पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। हमारा कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि जितने भी पूर्णांक है सभी के सभी पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हमारा जो -1 है वो पूर्णांक तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारे को एक विपरीत उदाहरण मिल गया, इसलिए ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले कथन के बारे में। ठीक है, अगला कथन हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले हमारे को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या हमारे को पता है कि पूर्ण संख्या तो कौन सी थी, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। ठीक है, और हमारे को जो परिमेय संख्या है वो भी पता है हमारे को क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, 1/1 जिसको हम 1 ही लिखते हैं वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद 3/2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, ठीक है, 3 परिमेय संख्या है, और उसके बाद 10/3 भी परिमेय संख्या है। इसी तरह अगर देखें हम तो -1/2 भी परिमेय संख्या है ना, और जो -1 है ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि -1 को -1/1 लिख सकते हैं। इसी तरह -2 भी परिमेय संख्या है इसको, क्योंकि हम इसको -2/1 लिख सकते हैं। इसके बाद -5/2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, -9/3 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारे को परिमेय संख्या पता चल गई। ठीक है, अब देखो, अब हमारा कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि जितनी भी ये परिमेय संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी ये कथन सत्य होगा। ठीक है, तो देखो, हमारा 0 है वो एक परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, उसके बाद देखो, हमारा जो ये 1 है ये हमारा परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह देखो, जो हमारा 2 है ये एक परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन जो हमारा ये 1/2 है ये हमारा परिमेय संख्या तो है लेकिन
पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि देखो 1/2 कहीं भी आपको पूर्ण संख्या पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 होती हैं। इसमें जो ये भिन्न वाली संख्या है ये नहीं आती। इसी तरह तो ये हमारा 1/2 है, ये हमारा परिमेय संख्या तो है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह अगर हम -1/2 की बात करें तो ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि एक पहली बात तो कि ये नेगेटिव है, हमारा ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती, ठीक है। और दूसरी बात कि ये भिन्न में है, और भिन्न वाली जो संख्या है वो हमारी पूर्ण संख्या में नहीं आती। तो इस तरह जो ये कथन है असत्य है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम एक उदाहरण दें कि जो 1/2 है वो परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। तो ये जो हमारा कथन है वो क्या होगा? असत्य होगा। तो जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है, इनमें ये 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, जो कि हमारी जैसे जो चौथा क्वेश्चन था उसी पे ही आधारित है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। हमारा कथन क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और अगर असत्य है तो आप इसका ऐसा कोई एग्जाम्पल दें जिससे ये इसका असत्य है हमारे को पता चल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपके लिए क्वेश्चन है, या आप अगर आपको ये मतलब कि प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई है जो 1.1 हमने की, या फिर विभिन्न प्रकार की संख्याएं अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो ये आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करके बताएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात की। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। इसके बारे में हम इसकी जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके द्वारा हमारे लिए कोई सुझाव है या आपको कुछ डाउट है या फिर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो क्लासमेट्स हैं आपके सहपाठी हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।